हेलो, वेलकम बैक। अभी तक हम लोगों ने मेटलर्जी में फर्स्ट स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ लिया है। सेकेंड स्टेज जिसको बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, और थर्ड स्टेप जिसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके कुछ जो है प्रोसेस को अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। अब उसमें प्यूरिफिकेशन में जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसका नाम है वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वेपर फेज रिफाइनिंग। और ये इसमें दो तरह के जो है प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, हमारे जो सिलेबस में है वो है मॉन्स प्रोसेस, एंड सेकेंड जो पढ़ेंगे उसका नाम है वैन अर्केल प्रोसेस। तो मॉन्स प्रोसेस से पहले भी बताएं आपको निकेल का प्यूरिफिकेशन होता है, और वैन अर्केल प्रोसेस से जिरकोनियम और टाइटेनियम जैसे एलिमेंट्स का प्यूरिफिकेशन होता है। अब ये जो हमारा वेपर फेज रिफाइनिंग है, वेपर फेज रिफाइनिंग होता कैसे है? तो वेपर फेज रिफाइनिंग का जो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, किसी भी इम्प्योर मेटल को किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। तो कैसे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे? जो रिएक्ट होने के बाद देता हो वोलेटाइल कंपाउंड, जो रिएक्ट होने के बाद देता हो वोलेटाइल कंपाउंड। इम्प्योर मेटल लेंगे, जैसे निकेल इम्प्योर फॉर्म में लेंगे, उसको किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, और निकेल का जो कंपाउंड बनेगा वो होगा वोलेटाइल। अब वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल जो आसानी से टूट जाता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल, यानी कि अनस्टेबल कंपाउंड। अनस्टेबल कंपाउंड को बोलते हैं वोलेटाइल कंपाउंड। जो हीट देने पर जल्दी टूट जाए, दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल कंपाउंड। जैसे ही वोलेटाइल कंपाउंड को हीट देंगे, प्योर मेटल में वो कन्वर्ट हो जाएगा, प्योर मेटल देगा और कुछ बाय प्रोडक्ट देगा। वो बाय प्रोडक्ट को हम लोग उसमें से हटा लेंगे और हम लोग को मिलेगा प्योर मेटल। तो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वेपर फेज रिफाइनिंग का वही है, इम्प्योर मेटल रिएक्टेंट बनाना है वोलेटाइल कंपाउंड, वोलेटाइल कंपाउंड को हीट देंगे, मिल जाएगा प्योर मेटल। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग देखते हैं मॉन्स प्रोसेस। ये जो मॉन्स प्रोसेस है आप लोगों को पहले बताया है कि इसमें निकेल का प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इम्प्योर निकेल का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो है रिएक्शन करवा देंगे, और ये रिएक्शन होगा 330 से लेकर के 350 केल्विन टेम्परेचर के बीच होगा। तो जैसे ही निकेल का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक वोलेटाइल कंपाउंड बनता है। उस वोलेटाइल कंपाउंड का नाम है निकेल टेट्रा कार्बोनाइल। निकेल टेट्रा कार्बोनाइल, और ये वोलेटाइल है, मतलब इस कंपाउंड को जैसे हीट देंगे तो मेटल मिल जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, निकेल टेट्रा कार्बोनाइल को 450 से 470 केल्विन के बीच जो है हीट देंगे, और देने पर निकेल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। निकेल अब जो मिलेगा वो बिल्कुल प्योर होगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ निकेल के साथ ही रिएक्ट होगा। निकेल तो इम्प्योर फॉर्म में है, निकेल के साथ कुछ और भी एलिमेंट होगा मिक्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा? सिर्फ निकेल के साथ। तो जो बाकी एलिमेंट हो जाएगा वो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको जो बाहर निकाल लिया जाएगा, या फिर वो बच जाएगा। सिर्फ निकेल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करेगा। कार्बन ये जो है निकेल टेट्रा कार्बोनाइल बनाया, जैसे हीट देंगे प्योर निकेल मिला, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस के फॉर्म में मिलेगा ये, तो ये इजीली जो है बाहर निकल जाएगा ये। तो यहां पर जो है निकेल जो मिला बिल्कुल प्योर है ये निकेल। तो इस प्रकार जो है हम लोग निकेल का, इसको बोलते हैं मॉन्स प्रोसेस। तो आपको याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि मॉन्स प्रोसेस से जो है किसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, तो आंसर होगा निकेल। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे वैन अर्केल प्रोसेस। वैन अर्केल प्रोसेस में जिरकोनियम और टाइटेनियम किसी एक का हम लोग प्यूरिफिकेशन देखेंगे यहां पर अभी। ठीक है, दोनों का प्यूरिफिकेशन जिरकोनियम टाइटेनियम का एक ही जैसा होगा। ये जो वैन अर्केल प्रोसेस है इसमें जिरकोनियम और टाइटेनियम का हम लोग प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो जिरकोनियम और टाइटेनियम में इंप्योरिटी किस फॉर्म में होता है? इंप्योरिटी क्या होता है? जनरली इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है इंप्योरिटीज के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आयोडीन का रिएक्शन करवाएंगे
हम लोग इम्प्योर जिरकोनियम या इम्प्योर टाइटेनियम का। अब आयोडीन जो है जिरकोनियम और टाइटेनियम के साथ ही रिएक्ट करेगा, वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो जिरकोनियम आयोडीन के साथ रिएक्ट हुआ और बच जाएगा क्या, इम्प्योरिटी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बच जाएगा। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद ये रिएक्शन होगा हाई टेम्परेचर पे, 1800 केल्विन पे होगा और बनेगा जिरकोनियम आयोडाइड। जिरकोनियम आयोडाइड बना। ये जिरकोनियम आयोडाइड वोलेटाइल नेचर का होगा, यानी ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है। अब 1800 केल्विन पे तो ये बन ही रहा है, तो फिर ये टूटेगा कितने पे, तो 1800 से ज्यादा केल्विन पे टूटेगा ये। ठीक है, 2000 केल्विन के आसपास या उससे ज्यादा पे टूटेगा ये। तो ये वोलेटाइल नेचर का होगा। जैसे ही हम लोग 2000 से ज्यादा केल्विन पर इसको हीट देंगे, हम लोग को प्योर जिरकोनियम और आयोडीन जो है मिल जाएगा। ठीक है, आयोडीन जो है इसको इजिली जो है जिरकोनियम से सेपरेट किया जा सकता है। और टाइटेनियम का भी वही होगा, टाइटेनियम आयोडीन का रिएक्ट होगा। ठीक है, सेम वोलेटाइल कंपाउंड बनाएगा, फिर इसको भी हीट देंगे और हम लोग को मिल जाएगा प्योर कंपाउंड। तो ये दोनों प्रोसेस जो है लगभग एक ही जैसा है। ठीक है ना, अलग अलग जो है साइंटिस्ट जो है इस प्रोसेस के बारे में बताया, इसलिए नाम अलग अलग पड़ गया। दोनों को हम लोग वेपर फेज रिफाइनिंग ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस जो है बहुत आसान है। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में जो है इतना ही आप लोग को ध्यान रखना है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ठीक है, कि वेन एल्गल प्रोसेस से किसका प्यूरिफिकेशन होता है, जिरकोनियम का भी और टाइटेनियम का भी होता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट जो है लास्ट जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है उसका नाम है क्रोमैटोग्राफिक मेथड, उसको हम लोग देखते हैं। क्रोमैटोग्राफिक मेथड जो है लास्ट प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है जो हमारे सिलेबस में है। इसमें किसी भी कंपोनेंट के एडजॉर्बेंट प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। अभी एडजॉर्बेंट क्या होता है, एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेंट मतलब होता है किसी भी सरफेस के ऊपर एलिमेंट का या फिर किसी भी सब्सटेंस का चिपक जाना। अगर एक कोई सरफेस लिए और उस सरफेस के ऊपर आकर के कोई भी सब्सटेंस चिपक जाए तो इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन, ADSORPTION। एडी एब्जॉर्प्शन मतलब होता है अंदर चला जाए, लेकिन अगर सरफेस के ऊपर चिपका रहे तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन, डी वाला। बी वाले में एब्जॉर्प्शन में जो है सब्सटेंस वॉल्यूम के अंदर इंटर कर जाता है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। सरफेस पे आए तो एडजॉर्प्शन। अब क्रोमैटोग्राफिक मेथड में एडजॉर्बेंट प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। अगर इम्प्योर मेटल है तो इम्प्योर मेटल कैसा होगा, मिक्सचर होगा। प्योर भी मेटल होगा उसके अंदर और उसके अंदर इम्प्योरिटी भी होगा। तो जब हम इम्प्योर मेटल को एडजॉर्बेंट के ऊपर डालेंगे, एडजॉर्बेंट कौन होगा भाई, जो चीजों को चिपकाता हो अपने सरफेस पे, उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट। तो जैसे ही इम्प्योर मेटल यानी मिक्सचर को एडजॉर्बेंट पे डालेंगे तो अलग अलग लेवल पे जो है अलग अलग तरह के सब्सटेंस जो है वो चिपक जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए इस दोनों लेवल पे इम्प्योरिटी चिपका हुआ है, इस लेवल पे मेटल है चिपका हुआ, यहां पर इम्प्योरिटी है। ठीक है, मेटल तो एक ही जगह पे होगा क्योंकि एक ही चीजों को अलग करना है। तो जैसे ही मिक्सचर को एडजॉर्बेंट के ऊपर डालेंगे तो सबका प्रॉपर्टी क्या होगा, एडजॉर्बेंट वाला अलग अलग होगा और अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग लेवल पे जो है एडजॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब जिस लेवल पे मेटल चिपका हुआ है वहां पर एक सॉल्वेंट डालेंगे जो कि मेटल को एडजॉर्बेंट से अलग कर देगा। अब यहां से मेटल को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक सॉल्वेंट डालेंगे। सॉल्वेंट क्या करेगा, मेटल को अपने में घुला लेगा। ठीक है, इस सॉल्वेंट को इलुएंट बोलते हैं, ELUANT, इलुएंट। ठीक है, अब मेटल जैसे ही सॉल्वेंट के साथ घुलेगा इस प्रोसेस को कहेंगे इल्यूशन। इल्यूशन कहेंगे इस प्रोसेस को। तो मेटल जिसके साथ घुलता है सॉल्वेंट के साथ उसको कहते हैं इलुएंट। इस पूरे प्रोसेस को, मेटल के अलग करने के प्रोसेस को इल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो कहां से अलग करना है, एडजॉर्बेंट से अलग करना है। तो क्रोमैटोग्राफिक मेथड में फिर से एक बार बात कर लेते हैं, एडजॉर्बेंट प्रॉपर्टी का यूज होगा। जितने भी इम्प्योर मेटल में सब्सटेंस होंगे वो एडजॉर्बेंट के ऊपर
जो चीजों को चिपकाता उसको कहते हैं एडजॉर्बेंट। वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग सब्सटेंस को चिपकाएगा। तो कुछ जगह पर जो है इम्प्योरिटी चिपकेगा, कुछ जगह पर मेटल। अब मेटल को अलग करना है इस एडजॉर्बेंट से, तो सॉल्वेंट का यूज करेंगे। सॉल्वेंट जो है मेटल को अपने साथ घुला करके बाहर निकाल देगा। इस प्रोसेस को कहेंगे इल्यूशन, और जो सॉल्वेंट होता है उसको बोलते हैं इल्यूएंट। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोग क्रोमैटोग्राफिक मेथड का यूज करते हैं। क्रोमैटोग्राफिक मेथड जो है ऐसे एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत कम मात्रा में मौजूद है। तो जो भी सब्सटेंस कम अमाउंट में अवेलेबल है नेचर में, उस तरह के मेटल के लिए, उस तरह के एलिमेंट के लिए हम लोग ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको जो है ये क्रोमैटोग्राफिक मेथड इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो अब ये जो है प्यूरिफिकेशन का टोटल प्रोसेस खत्म हो गया है। तो अभी तक हम लोगों ने तीनों प्रोसेसेस को जो है पढ़ लिया। ठीक है, फर्स्ट जो था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, और प्यूरिफिकेशन के सारे प्रोसेसेस पढ़ लिए। अब उसी में कहीं पर बीच में एक वर्ड आया होगा स्लैग। ये स्लैग क्या होता है? स्लैग जो है एक तरह का इंप्योरिटी होता है। जैसे जब हम कॉपर सल्फाइड का जो है रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं, तो कॉपर सल्फाइड में जो है FeO आयरन ऑक्साइड नाम का इंप्योरिटी कभी कभी पाया जाता है। तो इसमें से इसको हटाना है, सेपरेट करना है। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड को हटाने के लिए SiO2, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिका, का यूज किया जाता है। तो जैसे ही आयरन ऑक्साइड के साथ सिलिका रिएक्ट करता है, बनाएगा FeSiO3, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन सिलिकेट। आयरन सिलिकेट, ये जो आयरन सिलिकेट है इसी को हम लोग स्लैग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम लोग अलग अलग तरह के एलिमेंट का पूरा मेटलर्जिकल प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आयरन का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, जिंक का, सबका अलग अलग जो है पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे कि अगर हम आयरन का हमको मेटलर्जी करवाना है, ठीक है, तो वही 3 प्रोसेस फॉलो करेगा। ठीक है, तो आयरन का अलग पढ़ेंगे हम लोग, एल्युमिनियम का अलग करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। तो हम लोग आयरन सिलिकेट जो स्लैग बना, ठीक है, ये इम्प्योरिटी है, इसको बाहर निकाल लेंगे। जब आयरन सिलिकेट अगर ये कॉपर के साथ हो, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉपर मेट। जब ये जो स्लैग है जब कॉपर के साथ होता है प्रेजेंट, ठीक है, ये कॉपर का ही हम लोग प्यूरिफिकेशन करवा रहे हैं, तो कॉपर के साथ अगर स्लैग मौजूद है तो इसको बोलते हैं कॉपर मेट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये स्लैग जो है क्या है, इम्प्योरिटी है, इसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये स्लैग वर्ड कहीं पर आया होगा तो उसको कवर करवा दिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।